हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरे भाई जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक पर आधारित होने वाला है। तो एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है मेरे भाई, वो ध्रुवण करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को करेंगे और ये सभी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिए यहां पे दूसरा नंबर सवाल है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य मेरे भाई घटता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। देखो अगर आपसे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फिर फोकस दूरी दोनों पूछेगा तो आप लोग अनंत बता के चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है आप लोगों ने पढ़ा है, उसका कारण वर्ण विक्षेपण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एक और मात्रक होता है जिसका नाम है मीटर इनवर्स, और दूसरा मात्रक यहाँ पे डायोप्टर, याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने और पूछा जा रहा है, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है तो इसका न्यूनतम विचलन का कोण क्या हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, डेल्टा एम बराबर जो होगा वो म्यू माइनस का 1 इंटू में क्या होता है, ए होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा यहां पे म्यू माइनस का 1 इंटू में ए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताना। यहां पे प्रश्न आ चुका है और उससे पहले मेरे भाई एक बात मैं बता दूं, अगर आप हमारे द्वारा तैयार सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स पढ़ना चाहते हो, यानी कि हमारे द्वारा सभी विषय में जितना प्रश्न दिया जाएगा वो हमारी गारंटी होगी कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा। क्योंकि आप पिछले साल की तुलना में सारे साल को देख सकते हो, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो बाहर आया। अगर आपके भाई बहन पढ़े हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो। अगर लेना चाहते हो तो इसका चार्ज मात्र 199 है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, 7070 82 16 85 नंबर पे बोलिएगा भैया हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स परचेज करना है, आपको ये मिल जाएगा। ऐसे नीचे नंबर चल रहा होगा, वहां पे भी आप देख सकते हो। आइए, और चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम में मिल रहा है। देखिए अब यहाँ पे है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। और बहुत सारे साथी पूछते हैं क्या भैया सब्जेक्टिव मिलेगा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो इसमें सभी कुछ मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि ऐसे गारंटी नहीं लिया जाता है ना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सभी प्रश्न मिलेगा। देखो यहां पे है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता के चलो। आपको देख सकते हो 199 में पूरे एक साल पढ़ाएंगे हम और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स देंगे। तो मेरे भाई सभी के तुलना में तो यहाँ पे कम में पढ़ाया जा रहा है। देखो यहाँ पे है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति यहाँ पे क्या बता के चल रहे हो, जल्दी बता दो भैया। अनुप्रस्थ होती है। अगर ध्वनि तरंग पूछता तो हम लोग अनुदैर्ध्य लगाते, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में कौन है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ध्वनि तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे देखो आपके सामने है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, बता दो।
विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? 10 का एक बार जल्दी से बताओ। तो ये यहाँ पे ई वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर के समानांतर होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या हो जाएगा? b²/2 म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बता के चलो यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष पूछा गया है तो ये दूरी का मात्रक है। अच्छा पूछ देगा 2 नंबर में कि प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हो? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ये बात आपको ध्यान रख के चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? तो आपने पढ़ा है ना मेरे भाई, P बराबर क्या होगा? 100 बाई फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी 20 दिया गया है ना, तो आप कहो P बराबर 100 बटा में फोकस दूरी 20 है, तो 20 से कम 20, 20 पंचे का 100, यानी कि P बराबर क्या होगा? 5 डायोप्टर हो जाएगा। चलो बता दो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो आपके सामने है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगर हीरा का क्रांतिक कोण आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? जल्दी बता के चलो। हीरा का क्रांतिक कोण मेरे भाई जल्दी एक बार चैट करके बता दो कि हाँ भैया हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वो 24.41 डिग्री में होता है। बात याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। क्या है इसकी आवृत्ति? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और मेरे भाई एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब के लिए भूल जाते हो, तो प्लीज मेरे भाई एक बार सब्सक्राइब कर देना अगर आप देख रहे हो। और देखो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर देना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है किस रंग का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे कम होता है? अगर सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है तो उसका नाम है बैगनी, अगर सबसे ज्यादा होता है तो उसका नाम है लाल। याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता के चलो। यहाँ पे वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो है वो किस में बनता है ये बताओ? तो ये बनता है अवतल दर्पण में। सही जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की लेंस के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक बार पूछा था कि फोकस दूरी कितनी होती है, तो फोकस दूरी आपको याद रखना है 2 सेंटीमीटर होती है, जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो आपके सामने ये रहा। पूछा जा रहा है कि निकट दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस क्या होता है? निकट दृष्टि दोष है भाई, निकट दृष्टि दोष पढ़े हो ना, अवतल लेंस। अच्छा आपसे हम पूछ देगा कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो वो उत्तल लेंस होता है। ऐसे दो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा अबिंदुकता तो बेलनाकार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता के चलिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? 20 का बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, वास्तविक वह बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप से पूछा गया है। बताओ जल्दी से क्या होगा? 21 का आपने बताया काल्पनिक वह सीधा बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब की बात करोगे तो काल्पनिक और उल्टा बनता है। याद रखोगे मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता भी सीधे रूप से बढ़ जाती है। 23 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? एक एक प्रश्नों को याद करते चलना। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? कौन सा हो जाएगा? 24 का बताना, तो वो हो जाएगा तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? बताओ जल्दी से। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है इसकी यहाँ पे कौन सा? व्यतिकरण हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता के चलना। यहाँ पे ब्रूस्टर का नियम क्या हो जाएगा? ब्रूस्टर का नियम पढ़े हो, म्यू बराबर 10 IP होता है। म्यू बराबर 10 IP कौन सा हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है बताओ। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है, कलांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, जो आपने बताया बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन है। प्रकाश के वर्ण का निर्णायक जो होता है वो आवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 28 का। चलो तरंग सिद्धांत किसने दिया था, हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में। अगला प्रश्न का जवाब बता दो आप लोग। प्रश्न है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर क्या होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर पूछा गया, जल्दी से बता के चलो मेरे भाई, क्या हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का जवाब आपने बता दिया भैया, ये हमारा डेल्टा एक्स बराबर जो होता है ना 2n प्लस में 1 इंटू में यहाँ पे लेमडा बाय 2 होता है। तो बता दो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है। आज देखते हैं इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही होता है, लास्ट में पूछेंगे तो आप बताना। यहां पे क्या बताओगे, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पोलेरॉइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन सा है। तो किरचॉफ साहब का दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण यहाँ पे नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की एक किरण यहाँ पे अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है। बता दो जल्दी से, यह क्रिया कहलाती है विवर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा ना भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बता दो। यहाँ पे एन लेमडा बटा थीटा, ये वाला आपको याद रखना है, एन लेमडा बाय डी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताना। यहाँ पे प्रश्न है, जीवाश्म की आयु कैसी होती है। तो जीवाश्म की आयु जो पता की जाती है वो किन से की जाती है, तो आप बताओगे कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्लांक नियतांक की क्या विमा है। तो हमने पढ़ा है ई बराबर एच न्यू होता है, एच निकालना है तो ई बट्टा में भी हो जाएगा। देखो ई मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी का जूल हो जाता है, और भी आवृत्ति है तो इसका सेकंड इनवर्स, इसको ऊपर करोगे तो जूल सेकंड बचेगा। ये तो मात्रक निकल गया। तो यहाँ पे देखो अगर आप एनर्जी वाला निकालोगे तो क्या निकलेगा, ये हमारा ml2 t इनवर्स 2 होगा, बट्टा में अगर यहाँ पे टाइम का इनवर्स है तो टाइम का इनवर्स कर दो, इसको ऊपर कर दो ना, तो ml2 और t इनवर्स, क्योंकि एक जाएगा तो घट जाएगा इसमें से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ml2 t इनवर्स। चलो बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, यहां पे बता के चलना, प्रकाश विद्युत सेल जो है क्या करता है। तो प्रकाश विद्युत सेल आपको याद रखना है, ये प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मेरे भाई आप भूल गए हैं तो फिर से मैं बता दूं, 199 वाला एक बार नोट्स मेरे भाई जरूर पढ़िएगा, चाहे आप कहीं से कोचिंग पढ़ रहे हो, कहीं से कोर्स परचेज करके पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप इसे पढ़ लोगे ना मेरे भाई, इसके मेरे नहीं इस नोट्स के फैन हो जाओगे, क्योंकि इस तरीके से वहां पे लिखा गया है, आसान भाषा में लिखा गया है। फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा। ये 199 कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा। तो मेरे भाई इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7070 82 16 85 नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी भी परमाणु का नाभिक जो है यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। देखो कोई भी परमाणु का नाभिक जो है यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना है। अगर पूछेगा नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है तो 10 पर पावर माइनस 15 मीटर होती है, जबकि परमाणु का आकार 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होती है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। प्रश्न बना हुआ है, जल्दी बता के चलो। नाभिक की त्रिज्या की कोटि अगर आप बात कर रहे हो तो 10 टू दी पावर माइनस का 15 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या हो जाता है। बता दो जल्दी से मेरे भाई, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होगा, तो क्यूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलो। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताना है, रिडबर्ग नियतांक का क्या मात्रक होता है। बताओ जल्दी से मेरे भाई, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक
जल्दी से क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलिएगा, यहां पे है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी से बता दो। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो कार्य होता है वो न्यूट्रॉन की गति को यहाँ पे मंद करना, मेरे भाई मंद यहाँ पे ए में है ना, तो न्यूट्रॉन की गति को मंद करना होता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में, तो बामर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला बताइएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो यहाँ पे अवरक्त भाग में नहीं पड़ती। अगर अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है तो वो लाइमन श्रेणी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को ऐसे याद कर लो कि एग्जाम हॉल तक में आप भूल ना पाओ, एकदम नजर पड़ते ही क्वेश्चन का आंसर लगा दो। देखो यहां पे प्रश्न है, एक एएमयू यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। और ये भी आप गलत नहीं करोगे, हमें उम्मीद है। 1.6 × 10⁻⁻⁻² केजी होता है। तो आप हमें बता सकते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। मेरे भाई जल्दी बता दो, आप क्या बता के चलोगे फटाफट से। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि द्रव्यमान होता है 9.1, यहां पे 9.1 × 10⁻ क्या होता है -31 केजी होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, तो क्या बता के चलोगे, ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है। नाभिक का घनत्व 2.29 × 10⁻17 केजी m⁻³ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। कैथोड किरणें क्या होती है, तो कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों का समूह है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की क्या इकाई है, बता दो जल्दी से। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की क्या इकाई है, 47 नंबर सवाल। यहां पे क्या हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं है क्योंकि धारा का एम्पियर होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, तो यहां पे इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, ये याद रखिएगा, यहां पे इसका कोई मात्रक नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता के चलिएगा। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा। और के लिए जोड़ याद रखना है तो a + b = y होगा। अगर आपसे एंड के लिए पूछेगा तो एंड के लिए आपको याद रखना है a * में b = y होता है। अगर आपसे नेंड का पूछेगा, नेंड के लिए बता के चलना a * b = y तो होगा, लेकिन यहां पे बार लग जाएगा। देखो इतना अंतर है कि एंड का पूछेगा तो a * b = y, लेकिन नेंड एंड में नोट लगा तो यहां पे ऊपर में बार लगा देना, सिंपल सा है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ऐसे याद नहीं भी रखोगे ना तो इतना बार क्लास में बता देंगे कि याद रखना पड़ेगा आपको। देखो यहां पे है मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होगा, आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन, कला मॉड्यूलन, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। आपने पढ़ा होगा बेसिक गेट जो होगा वो एंड और नोट होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, तो यहां पे क्या बताओगे। दाता अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 5 होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, यहां पे द्विआधारी संख्या जो है यहां पे ये दिया गया है, तो इसका दशमिक क्या हो जाएगा, ये निकाल पाओगे क्या मेरे भाई, क्योंकि मैंने आपको बता के चला है। फटाफट से बता दो क्या लगाओगे। तो आपको एक चीज याद रखना है कि भैया मैं बता दूं, 9 को अगर हम निकालते हैं, ऐसे आंसर 9 का ही होगा क्योंकि हमें याद है भाई 9 का निकाल लेते हैं ना ऐसे। तो देखो ऐसे करना है, 2 से लगाएंगे 4 दूना के 8 होता है, शेष 1 बच गया। फिर 2 से लगाओ 2 दूना के 4, शेष 0 बच गया। फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2 और शेष 0 बच गया। यानी कि नीचे से ऊपर हम लिखते हैं तो 1001 1001 और इसमें द्विआधारी लगा दोगे तो 9 का ये निकलेगा और यही मिलता है। इसका मतलब है कि 9 का सही है। आप कमेंट करके बताइएगा कि 12 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलो बता दो, यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है E = F/Q होता है। यहां पे बल का होता है MLT इनवर्स 2 होता है, बट्टा में आवेश का AT होता है। इसे ऊपर कर लेते हैं तो MLT इनवर्स 3 हो जाएगा और A इनवर्स, ये कैसे हुआ भैया, तो T यहां पे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो और माइनस में 2 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा तो -1 लग जाएगा ना, तो लो वही बात लिखा गया MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ।
विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत है, इसका मतलब है कि हमें ई लगाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक लगाना पड़ेगा ना, तो फाई ई बराबर क्या होता है? ई इंटू में ए फॉर्मूला होता है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे भैया आपका तो आंसर ही नहीं निकला, यहाँ पे देखो ऑप्शन में ये नहीं है। तो मेरे भाई ई यानी कि विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है जिसका नाम है वोल्ट बटा मीटर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर को उड़ा दो, बचेगा कौन सा? वोल्ट इंटू मीटर। तो क्या अब मिलता है? तो वोल्ट इंटू मीटर भैया ऑप्शन नंबर सी लगा दो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों मात्रक को आपको याद रख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। और मेरे भाई अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया हो क्या? जल्दी से कर दो ना एक बार। आवेश का विमा क्या होता है बताओ? आवेश का विमा AT होता है, ये तो सीधा है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। I मतलब धारा, तो इसका मात्रक एम्पियर होगा, टाइम का टाइम, तो ये तो सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। आवेश का आयतन घनत्व क्या होगा? आवेश के आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं। रो बराबर क्या होता है? Q बटा में V होता है। रो बराबर Q बटा में V, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बता दो कौन सा हो जाएगा भैया, यहाँ पे बता दो। आयतन घनत्व है ना, देखो एक हमारा होता है रैखिक घनत्व, एक होता है पृष्ठ घनत्व, एक होता है आयतन घनत्व, तो इसे हम Q बटा में भी लिखते हैं। बता दो कौन सा? 56 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये है रैखिक घनत्व, ये है पृष्ठ घनत्व, ये है आयतन घनत्व। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो ये करती है, यहां पे करती है पूछा गया। देखो हमने क्या पढ़ा था बता दो? C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D पढ़ा है। तो इसमें देख लो ये सभी पर निर्भर करता है, प्लेटों की आकृति पर, आकार पर और अंतराल पर। ऑप्शन नंबर D लगा दो, ऑप्शन D बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। 1 फैराड बराबर क्या होगा? ये बहुत आसान है क्योंकि फैराड किसका मात्रक है? धारिता का मात्रक है। और आपने पढ़ा है ना, C बराबर Q बटा में भी होता है भैया, ये पढ़े हो ना। तो अगर धारिता का मात्रक यहाँ पे फैराड है तो 1 फैराड बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर कर दो तो कूलम प्रति वोल्ट। बता दो कौन सा? ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे Q है मतलब आवेश हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में काले रंग का मान क्या हो जाएगा? काला भैया बता दो जल्दी से, जितने जितने भैया काले लोग जुड़े हुए हो जल्दी से बता दो। मेरे भाई काले उजले से कोई फर्क नहीं पड़ता, बता दो क्योंकि आप लोग मेरे भाई बहन, प्यारे प्यारे भाई बहन हो, जल्दी बता दो। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में काले रंग का जो मान होगा, तो मैंने ट्रिक बताया था बीबी रॉय जीवी, क्या बीबी रॉय जीवी होता है। तो ऐसे कर लो ना, 0 1 2 3 4 5 और 6 होता है। अगर आप कहोगे तो ये पहला नंबर वाला ब्लैक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक मतलब काला होता है, इसका मतलब है कि 0 हो जाएगा 59 का। क्या बता रहे हो बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? 60 का बता दो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे मेरे भाई, U बराबर I स्क्वायर RT होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरा रंग का मान, भाई वो ट्रिक लगा देना, बीबी रॉय जी भी, उसका निकाल के आप कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट कर दो, पहले कमेंट करो फिर आगे बढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं, रोको वीडियो को, पहले कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। यहाँ पे है विद्युत वाहक बल की क्या इकाई है? विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। तो भैया इसका जो है विद्युत विभव का जो विमा होगा उसका भी यही विमा होगा, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को किस में मापते हैं? तो वोल्ट में मापते हैं भाई, वोल्ट में। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या है, तांबा का कार्यफलन कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाएंगे ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? A करेक्ट हो जाएगा। 64 का 64 का A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपको भी पता होगा, हमें भी पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, कहां पर किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होगा? अनंत हो जाएगा। अगर आदर्श ए मीटर पूछता तो शून्य लगाते। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके सामने देखो, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रेरण है मेरे भाई, प्रेरण है। बता के चलो क्या लगा रहे हो यहाँ पे? प्रेरण वाला का टेस्ला हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़े क्या? अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। बहुत अच्छे, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि फाई बराबर B इंटू ए होता है। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है आपके सामने कि प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? मैंने बताया था प्रतिरोध आए, प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, धारितीय प्रतिघात आए, सबका मात्रक ओम बता दीजिएगा। करेक्ट हो जाएगा, ए सही है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है, और अगर लौह चुंबकीय का पूछता तो आप लगाते बहुत अधिक होती है। चलो आज के क्लास का लास्ट सवाल मेरे भाई आपके सामने है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा, जल्दी से बता दो। तो भैया 90 डिग्री। और मेरे भाई अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप 199 में सभी सब्जेक्ट का नोट्स परचेज कर लीजिएगा, 70 82 16 85 नंबर पे कॉल या मैसेज करके। ओके मेरे भाई, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। ओके चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम जो है शाम के 7 बजे है, और दूसरा क्लास शाम के 8 बजे। 2 क्लास आपको मिलेगा, और इसी में आप बल्ले बल्ले इसके बाहर एग्जाम में नहीं आना है। ओके, ऑब्जेक्टिव अगर यहां से भी याद कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नोट्स में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। मेरे भाई मिलते हैं फिर।